हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th की, जिसमें से हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन। पहले कहानी के माध्यम से बताया गया है कि संसाधन क्या होते हैं, खनिज संसाधन क्या होते हैं। कीरी सुक्रांत से मिलने के बाद धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुक्रांत, यह स्थान इतना काला और भूरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुक्रांत ने उत्तर दिया। यानी जब बच्ची ने पूछा कि यह कौन-सा स्थान है और यह इतना काला क्यों है और इतना धूल भरा क्यों है? तो उसके बाद दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि यह कोयला खदान के निकट है, इसलिए यह ऐसा है। यहाँ पे जो ट्रकें खड़ी हैं, यह सब खनिज संसाधन को ले जाने का काम करती हैं। खनिज क्या है किरी खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुक्रांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी-कभी अंडे भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयव को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी की चट्टान परपटी सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटक हो, वह खनिज है। यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटक हो, वह खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित है। यानी खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र या सॉरी सेल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग-अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों, रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कोष्टक में दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं पहले। क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? अब यहाँ पे हम देखते हैं खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। चित्र संख्या 3.2 ये है। खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लौह हो जाएगा और अलौह हो जाएगा। कुछ लौह युक्त तत्व होते हैं, कुछ अलौह युक्त तत्व होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ कोष्टक में इम्पोर्टेंट चीज दी गई है, हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संघटक वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल जिससे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहते हैं। यानी सेल जिससे खनिजों का खनन किया जाता है या जिससे खनिज इकट्ठा किए जाते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं।
यद्यपि 28,000 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे समझे जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं खनिज कौन-कौन से हैं, किस तरह से। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। यानी धातुएं कठोर होती है जो ऊष्मा की विद्युत और यानी कुल मिला के कह सकते हैं ऊष्मा की विद्युत को सुचालित करती हैं। जिसमें ध्रुति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। यानी लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह एवं अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों में जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड और लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लौह खनिज में जैसे हो गया मैग्नीज, क्रोमाइड जिसमें लोहा होता है, अलौह में हो गया जैसे सोना, चांदी, तांबा, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। यानी जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम हो गया। जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। यानी कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन, आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, जैसा कि 3.3 में दिखाया गया है। जैसे खनिजों का निष्कर्षण हुआ, पहले खनन किया जाएगा तो विपरीत खनन होता है, कुपिकी खनन होता है। उसके बाद प्रवेधन किया जाएगा, उसके बाद आखनन किया जाएगा। यानी यहाँ ये कहने का मतलब है कि खनन से भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रवेधन से भी और आखनन से भी। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। यानी पृथ्वी के अंदर जो शैलें दबी हैं, उनसे जब हम खनिजों को बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। उसे विवृत खनन कहते हैं। यानी जो कम गहराई में है, उन्हें पृष्ठीय स्तर को, जैसे पृष्ठीय स्तर होता है, उसको हटाकर निकाला जाता है, उसे हम विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, जो गहन वेधन होता है उसे कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए गए कूप की खनन कहते हैं। तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें हम कूप की खनन कहते हैं। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आगे देखते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए कूपों की खुदाई की जाती, इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, उसे आखनन कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, इसका आप एक नोट्स बना सकते हैं, जिसमें आप एक पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को, ताकि जिससे आपको याद रहे, क्योंकि ये शब्द आपको आगे मिलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं? आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। यानी नीली जब सेल का रंग नीला होता है तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें तांबा धातु पाई जाएगी। अब देखते हैं खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैल में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित समूह जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। यानी धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों समूहों में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकल निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में
तांबा और निकेल के निक्षेप दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। यानी दक्षिण अफ्रीका में लोहा पाया जाता है, निकेल, क्रोमाइट पाया जाता है, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। वह खनिजों के उदाहरण उदाहरण है मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर के कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसके माध्यम से हम नक्शा देख सकते हैं, जिसमें यह जो निशान है यह लोहा को दर्शाता है, यह तांबा को, यह बॉक्साइट को। तो यहाँ ये लोहा का क्षेत्र है, ये सब ये बॉक्साइट का हो गया, दोनों क्षेत्र। ये बॉक्साइट यहाँ फिर लोहा, ये सब लौह क्षेत्र है, लोहा पाया जाता है। और इधर जो किनारे किनारे पर ये दिख रहा है, ये सब तांबा। यहाँ पे तांबा और लोहा दोनों, तांबा पाया जाता है। यह क्षेत्र सब तांबे के लिए जाने जाते हैं। जो निशान दिया गया है इसको आप आसानी से जान पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका कोशिश कीजिएगा नाम लिखने का कि किस किस स्थान पे पाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ यहाँ हम अब यहाँ हम एक एक महाद्वीप को उठाएंगे, वहां से हम पता करेंगे कि किस महाद्वीप में कौन सा खनिज या धात्विक खनिज या फिर कोई तत्व एलिमेंट पाया जाता है। चलिए देखते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है, यानी एशिया महाद्वीप। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक है। यानी सबसे ज्यादा टीन पाया जाता है चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया में। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। अब देखते हैं यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपी रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश और अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, यानी स्विट्जरलैंड में कोई खनिज निक्षेप नहीं है। ये क्रियाकलाप है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैप दिया गया है। यहाँ पे खनिज और कोयले का वितरण दिया गया है इस आधार पे। यहाँ पे इस निशान से हम कोयला क्षेत्र को देख सकते हैं, इसे खनिज तेल। तो यह सब खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, यह एरिया साउथ अफ्रीका का। यहाँ पे और यहाँ पे खनिज तेल और कोयला दोनों पाया जाता है इस एरिया में। बात करते हैं अब अफ्रीका में। ये कोयला के लिए क्षेत्र
यहाँ पे हो गया खनिज तेल। तो इस ये निशान जहाँ-जहाँ पे है, इस आधार पे आप पता कर सकते हैं कि यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील में उच्च कोटि की लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व के 3 में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ब्राज़ील और बोलिविया। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेट प्लैटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास यानी यह खनिज क्षेत्र के लिए काफ़ी मशहूर है, काफ़ी जाना जाता है। इसमें इसके पास जो है सोना भी पाया जाता है, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक, प्लैटिनम यानी सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला देश में पाया जाता है, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में सब में खनिज तेल पाया जाता है, सब जगह पर। अब बात करते हैं अफ्रीका की। यहाँ पे कोष्ठक में पहले देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व का प्राचीनतम शैले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। 430 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के निर्माण में मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरली और कुलगार्डी स्थान है, वह सोने के सबसे बड़े निक्षेप वहां पे पाए जाते हैं। अब देखते हैं अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अब हम खनिजों का देखते हैं भारत में वितरण। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। यानी लोहा जो होता है वह मुख्य रूप से भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बात करते हैं बॉक्साइट। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। यह आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है एकदम से, ताकि याद रहे आपको। अब और खनिजों के बारे में देखते हैं, जैसे अभ्रक। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। बात करते हैं तांबा की। तांबा मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। अब देखते हैं मैग्नीज। भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोना। भारत में विश्व विश्व भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खानें विश्व की गहरी खानों में से एक हैं, जो इस अयस्क खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। चूना पत्थर।
भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। नमक, यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। यहाँ पे राजस्थान के सांभर झील से नमक निष्कर्षण की प्रक्रिया को दिखाया गया है। यहाँ पे चूना पत्थर का आखनन। ये चलिए अब आगे देखते हैं। खनिज और संसाधन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा करके देख लीजिए, खनिज से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक बार में पढ़ने से याद नहीं होगा, इस पे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बार बार ये देखना पड़ेगा कि किस खनिज क्षेत्र, मतलब कौन सा खनिज क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 1-2 बार, 3 बार, 5 बार एनसीईआरटी पढ़नी होगी। उसके बाद चीज़ों को अपने माइंड में बैठाना होगा कि कौन-सा खनिज कहाँ पाया जाता है। और कई बार होता है कि डेटा बदलता रहता है, जिसको आप आर्थिकी से देख सकते हैं आसानी से। और इसमें जो दिया गया है ये ठोस है, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ पाई जाती है उसका नाम हमें थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकता है ज़रूर, क्वांटिटी उसकी, लेकिन क्षेत्र वही रहेगा हमेशा आपका। तो आप इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए और आप कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, खनिज से क्वेश्चन आता ही आता है और आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। चलिए हम खनिजों का उपयोग देखते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है, जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। खनिज संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। अब यहाँ पे ये खनिज जैसे दिया गया है रिसाइकल करने के लिए खनिजों का, और पुनर्चक्रण करें हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, कम प्रयोग करें इससे संरक्षण हो सकता है। और इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या वह स्नान कर लिया है? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों यानी गजट, जो भी सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए नए प्रचालन प्रचालन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें युद्धों, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। इससे यूपीपीसीएस हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। उसमें यह पूछता है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? उसमें आपको 4 विकल्प दे देगा। उसके बाद आपको उसमें टिक करना रहेगा। तो उसमें आपको एकदम याद कर लेना है कि हाँ, यह हमारा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आते हैं। इसमें हो गया जीवाश्मी ईंधन और ईंधन, ये सब दोनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ पे खनिज तेल दिया गया है, प्राकृतिक गैस दिया गया है। लाभ हानि की बात कर रहा है। आसानी से परिवहनी टैंकर और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है लाभ खनिज तेल का। हानि तेल तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय और निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा का होना और जो बहुत हानिकारक होती है अम्ल वर्षा। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। आसानी से अब यहाँ देखते हैं प्राकृतिक गैस का क्या लाभ है। आसानी से परिवहनीय यानी पाइपलाइन के द्वारा तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है प्राकृतिक गैस। तेल से सस्ता भी है प्राकृतिक गैस। अब देखते हैं ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है उनके क्या लाभ है। अभी तक हम देख रहे थे गैर परंपरागत। सुप्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं ईंधन और इनसे हानि क्या होती है। संग्रहण में अधिक समय उपयोग प्रदूषण फैलाने वाला होता है ईंधन। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। निर्वनीकरण होता है इसके माध्यम से। लाभ अब देखते हैं कोयला का लाभ क्या है। विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है। हानि क्या है, प्रदूषण का स्रोत होता है। परिवहन के लिए भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। अब जल विद्युत के लाभ और हानि क्या हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए कुछ स्रोत पूछ लिया तो इसमें हम ईंधन पे टिक करेंगे। कोयला हो गया, कोयले पर जल विद्युत हो गया, सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आएंगे। प्रदूषण मुक्त है यह जल विद्युत। सिंचाई और मत्स्य मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता पड़ता है। हानि इससे क्या है कि स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है इससे। निम्न क्षेत्रों का जल जल प्लावन होता है, स्थापित करने में खर्चीला होता है। अब हम बात करते हैं कि ईंधन क्या होता है। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दब रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये आप अपने बुक में निशान लगा लीजिए और साइड में लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहे। हाईलाइट कर दीजिए इसको। वे खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से उसका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर को कहीं वह इनकी निर्माण की दर से कहीं अधिक, यानी जिस हिसाब से उपयोग हो रहा है वह निर्माण की दर से कई गुना अधिक है। इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, यानी शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कोयला। यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं, यानी जो ऊर्जा हमें कोयले से मिलती है उसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। जिसका उपयोग हम आज के जिसका आज जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं।
वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, यानी कोयला को अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। आगे देख, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। यानी सबसे ज्यादा कोयला चीन में पाया जाता है, फिर उसके बाद यूएसए में, जर्मनी, रूस और दक्षिण अफ्रीका में। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र में रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। कोयला क्षेत्र उत्पादन जैसे हो गया रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में, झरिया धनबाद बोकारो सब झारखंड में है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है। यह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बात करते हैं पेट्रोलियम की अब। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। वह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित क्षेत्र से किया जाता है। तदोपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के पेट्रोलियम के मुख्य मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब है और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई, बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा, इन सभी में पेट्रोलियम पाया जाता है। अब यहाँ पे कोष्टक में दिया गया, क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। यानी सीएनजी है जो पेट्रोलियम और ईंधन की तुलना में कम खतरनाक होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस की। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। यानी रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। यानी विश्व के कुछ ही देश हैं जिनके पास अपने पर्याप्त भंडार हैं प्राकृतिक गैस के। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर, यानी सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं।
इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की बात करते हैं। जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा है जो कि नवीकरणीय के उपयोग की आवश्यकता है। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में हम जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के हैं, उपयोग की आवश्यकता है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा के लाभ और हानि की। लाभ है, इससे प्रदूषण मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत लगती है, सुरक्षित और साफ होता है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होती है। पवन चक्कियों का स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतकों में व्यवधान आता है। पक्षियों के लिए हानिकारक होती है पवन ऊर्जा। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा की। सौर ऊर्जा असमाप्य है, यानी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, प्रदूषण मुक्त है और खर्चीला है। स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा की बर्बादी होगी। लाभ, प्रदूषण मुक्त है ज्वारी ऊर्जा और असमाप्य, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। वन्य जीव आवास का नष्ट होना ज्वारी ऊर्जा के कारण होता है, दोहन में कठिन। बात करते ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में परमाणु ऊर्जा और उसके बाद बायोगैस और भूतापी ऊर्जा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है। परमाणु ऊर्जा और रेडियो एक्टिव व्यय को उत्पन्न करता है, इससे हानि होती है। यह बहुत खर्चीला होता है। अब बायोगैस के लाभ क्या है? कम लागत और उपयोग में आसान होता है। जैव जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन करता है। जैव व्यय का उपयोग करता है जिससे बायोगैस का उत्पादन करता है। हरित गृह प्रभाव का कारण पड़ता है, इसकी वजह से हानि होती है। हरित गृह प्रभाव पर प्रभाव पड़ता है। और भूतापी ऊर्जा, उसके बाद यहाँ पे लाभ है, स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध रहता है। शहर बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला माना जाता है। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों का सौर पैनलों का तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी विद्युत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतकों में भी होता है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चली आ रही वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा। ये क्रियाकलाप दिया गया है, इसको नहीं करना है। फ्रेंड्स, थोड़ा लंबा चैप्टर है तो आप पेशेंस बना के रखिएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी, आपको बोरिंग ना हो। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है तो थोड़ा लंबा खींच जाता है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप एक बार देखें, अगर
उसके बाद थोड़ा रुक जाएँ, उसके बाद देख लें, लेकिन कंबाइंड चीज़ें देखें। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम कोष्टक में देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है? यानी सबसे पहले सौर और पवन चालित बस अड्डा का निर्माण स्कॉटलैंड में किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। ये विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा है। अब यहाँ परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। भूतापी ऊर्जा। अब देखते हैं भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती भूतापी ऊर्जा कहलाती है। यानी ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापी ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी-कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापी ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापी ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश, मणिकरण और लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित है। यानी भारत में दो जगह, एक तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और उसके बाद लद्दाख में पूंगा घाटी। यहाँ पे कोष्टक में क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। अब बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बाद में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। इस तरह से यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जनरेटर, टरबाइन, उच्च ज्वार के समय और निम्न ज्वार के समय। बात करते हैं बायोगैस की। जैव अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन और अभी कार्य करे और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाए। यहाँ पे बायोगैस की प्रक्रिया दिया गया है। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न आ गया, तो अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यह अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पे पूरा करेंगे क्योंकि यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इसके अभ्यास प्रश्न से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको हम पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रतिदिन आपके उपयोग में
आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो यहाँ पे उपयोग में आने वाली है, तो वहाँ पे लोहा, लोहा हो गया, नमक, ग्रेफ़ाइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क क्या हैं और धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है, अभी हमने पढ़ा कि अयस्क जो होते हैं, अयस्क जो होते हैं यानी जिन शैलों से खनिजों का खनन किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जिन शैलों से खनिजों का खनन किया जाता है, वे शैल अयस्क कहलाती हैं। वह शैलें अयस्क कहलाती हैं। अयस्क अयस्क जो होता है वो आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। कायांतरित और आग्नेय शैलों में अयस्क की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पे तीसरा है कि प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न प्रदेशों के नाम, यहाँ जैसलमेर हो जाएगा राजस्थान और दूसरा हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। जैसलमेर राजस्थान और महाराष्ट्र। अब देखते हैं चौथा, निम्न में से आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? यहाँ पे 3 दिया गया है, ग्रामीण है, तटीय क्षेत्रों, शुष्क प्रदेशों की। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आ जाएगा बायोगैस और उसके बाद तटीय में हो जाएगा तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी, पवन ऊर्जा हो जाएगी। शुष्क प्रदेशों की बात करें तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसमें इसका सुझाव दिया जा सकता है। अब यहाँ पे 5 तरीके हैं जिन पे आप ऊर्जा बचा सकते हैं। तो 5 तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा बचाया जा सकता है? पहला यह हो सकता है कि जो बिजली से संबंधित उपकरण हैं, जब उनकी आवश्यकता ना हो, तो हम उसको बंद कर दें। दूसरा हो जाए कि सब्जी को हम कुकर में पकाएँ ताकि वह बहुत जल्दी पक जाए जिससे गैस खत्म ना हो। तीसरा है कि हम एक ऐसे बल्ब का उपयोग करें जिससे कि ज़्यादा विद्युत खर्च ना हो, जैसे एलईडी बल्ब हो गया और ट्यूब का प्रयोग करें। चौथा हो गया कि हम खिड़की और दरवाज़ों को ओपन करके रखें जिससे कि हमें प्राकृतिक प्रकाश और हवा मिल सके, जिसकी वजह से हमारे अपने जो उपकरण हैं वह उपयोग ना किए जा सके। और जैसे कि 5वां हो गया कि जब गैस जलाने से पहले जो खाना बनता है हमारे घर में, उसके लिए हम जो चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं उसको हम पहले से तैयार रखें, ताकि गैस वेस्ट ना हो। तो अब हम यहाँ पे सही उत्तर को चिन्हित करें, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? खनिजों की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वे असमाप्य होते हैं, यानी इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे खनिजों की बात की गई, इसमें गलत चिन्हित करना है तो इसमें ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है। देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन-सा अभ्रक उत्पादक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक उत्पादक नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे है कौन-सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पे सोना पाया जाता है, बाकी ये सब अभ्रक के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिली। चौथा देखते हैं।
निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन-सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। यहाँ पे एक कारण बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।